नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मसला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लिविंग यानी सुगम शहरों की एक सूची जारी की। अफसोस की बात है कि टॉप 30 तक उत्तर प्रदेश का एक भी शहर भारत सरकार के सुगम शहरों की लिस्ट में नहीं आता। इसका तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश के शहर ईज ऑफ लिविंग के जो 15 मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इन सब मामलों पे उत्तर प्रदेश के शहरों की बड़ी बुरी हालत है। दुर्दशा अगर आप कहें तो ये बिल्कुल सही शब्द होगा इसके लिए। उत्तर प्रदेश के शहरों को आप देखें तो आप पाएंगे कि निहायत बदसूरत, बदइंतजामी के शिकार और बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से बसे हुए, जहां अतिक्रमण की भरमार, अवैध निर्माण, बेतरतीब ट्रैफिक और बहुत ही कुप्रबंधन वाली व्यवस्था जैसे चल रहा है, चलने दो टाइप। यही कारण है कि भारत सरकार की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं आया। लखनऊ राजधानी तक इस सूची में जगह नहीं बना पाई। बामुश्किल टॉप 33 की लिस्ट में बनारस को 33वें नंबर पर जगह मिली। वहीं महाराष्ट्र जैसे राज्य में टॉप 10 में 4 उनके शहर शामिल हैं। पुणे, ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई और थाने, यानी एक राज्य के 4 शहर शामिल हैं। और हमारा 75 जिलों का राज्य, 75 से ज़्यादा शहर का राज्य, एक भी शहर भारत सरकार की सूची में जगह नहीं बना पाया। आखिर हमने अपने शहरों की इतनी दुर्दशा क्यों कर ली है? और वो भी तब जब गांवों से बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुआ, लोग पलायन करके शहरों में आए, शहरों का आकार बढ़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 30-35 सालों में कोई ऐसे ठोस उपाय यहाँ की सरकारों ने नहीं किए कि हम अपने शहरों को बेहतर तरीके से संचालित करें, बना पाएं। क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में कि सरकारों में गांव तो बड़ी प्रायोरिटी पर रहता है, पर शहरों के विकास पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं? अर्बन टाउन प्लानिंग में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा हुआ है? जब हम ईज ऑफ लिविंग की बातें करते हैं तो हम बड़े समग्र रूप से ये देखते हैं कि किस शहर के पास किस तरह की सुविधाएं हैं। स्कूल कॉलेज कैसे हैं, प्रशासन कैसा है, गवर्नेंस कैसा है, सोशल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, इंक्रोचमेंट ड्राइव्स कितनी चलती हैं, सीवरेज सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, टैक्सेशन प्रणाली शहर की क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, जल कल विभाग कैसे काम कर रहा है। बहुत से मसले हैं जिन्हें एक साथ समग्र रूप से हमें देखने की आवश्यकता होती है। और उनमें हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में निराशा का माहौल शहरों में है। किसी भी शहर में आप देख लें उठाकर, 1-2 वीआईपीज कॉलोनी की अगर शहरों के को आप अलग कर दें तो ये पाएंगे कि सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश के शहर कुप्रबंधन, अव्यवस्था, बदइंतजामी के शिकार हैं। वहाँ आपको किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सड़कों पर इस कदर अतिक्रमण है कि 100 फीट के दुकान के आगे 300 फीट आधी सड़क तक घेर कर लोगों ने अतिक्रमण कर दिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस चीज़ के लिए क्या सिर्फ सरकारों को जिम्मेवार ठहराया जाए? क्या हम और आप उसके जिम्मेवार नहीं हैं? क्या आम आदमी उसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? अतिक्रमण कौन करता है? आम लोग करते हैं। सड़कों को घेरता कौन है? आम लोग ही घेरते हैं। नियमों को कौन नहीं मानता है? कूड़ा कौन फेंकता है? इन सब के बारे में बड़े विस्तार से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब ईज ऑफ लिविंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वे हुए हैं तो टॉप 100 में एशिया का एक शहर भी नहीं है। टॉप 10 में यूरोप के 8 शहर हैं। अभी हम भारत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, एशिया के शहर तक नहीं आ रहे हैं उसमें। तो ये सब बातें हैरान करती हैं। हम भारत की सभ्यता के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हमको अपने को दूसरों से बेहतर दिखाना है, लेकिन हम लगातार अपनी शहरी व्यवस्था में पीछे होते जा रहे हैं। तो ये तो हुआ शुरुआत। आज मैंने बहुत खास चुनिंदा मेहमानों को जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, इस चिंता के साथ मैंने उनको आमंत्रित किया है कि आज हम कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और आम लोगों तक ये मैसेज जाए कि हम अपने शहरों को कैसे बेहतर रखें, कैसे प्रबंधित रखें, कैसे यातायात व्यवस्था ठीक हो, कैसे अतिक्रमण खत्म हो और कैसे सिविक फैसिलिटीज़ इंप्रूव करें। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।
जूही सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और अर्बन टाउन प्लानिंग के उत्तर प्रदेश के बड़े एक्सपर्ट्स में से एक और टाउन प्लानिंग में पूरा कैरियर अपना लगा चुके पूर्व आईएएस अधिकारी और एलडीए के पूर्व वीसी दिवाकर त्रिपाठी जी इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद हैं विशेष तौर पर। और आज की डिबेट में मैंने श्री प्रकाश सिंह को भी आमंत्रित किया हुआ है, इंचार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और अर्बन टाउन प्लानिंग में इन्होंने भी तकरीबन 20 साल उत्तर प्रदेश में गुजारे हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, मुझे मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार ब्रजेश शुक्ला मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और सिविक मामलों के एक्सपर्ट मोहम्मद हैदर भी मुझे इस डिबेट का ज्वाइन कर चुके हैं। डीसी मिश्रा साहब अर्बन टाउन प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं, जाने माने आर्किटेक्ट हैं दिल्ली के, मुझे ये मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। और बीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का कि उत्तर प्रदेश के इस शहरों के विकास के मामले पर चिंता करने के लिए आप सब लोगों ने अपना अपना कीमती वक्त निकाला। मैं पहले पॉलिटिकल इस पर रायशुमारी कर लेता हूं, फिर मैं अपने एक्सपर्ट्स को भी इस डिबेट में आमंत्रित करूंगा कि वो अपने अपने विचार प्रस्तुत करें कि हम कैसे कर पाएंगे। आलोक अवस्थी जी, केंद्र की सरकार ने जब इंडेक्स निकाला इसका, अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश का कोई शहर टॉप 30 तक में जगह नहीं बना पाया। ये बड़े अफसोस की बात है। 16 महीने आपकी सरकार को हो गए, आखिर आपने ऐसे व्यवस्था ऐसे प्रबंध क्यों नहीं किए कि कम से कम टॉप 30 में तो हम आ जाते, एक शहर तो आ जाता। ब्रजेश जी, ये सही बात है कि जो व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में या और भी जो आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार को विमानों राज्य की तुलना दी जाती थी। और भारत के लक्ष्य में जब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व उत्तर प्रदेश का है, सबसे ज़्यादा कृषि की योग्य जो भूमि है वो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा नदियाँ का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में है। और जनसंख्या का घनत्व होने के कारण और बाकी और चीज़ों के भी यूपी में कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए भी नहीं आ पाया कि कानून व्यवस्था उचित नहीं थी। यूपी के अंदर कोई कच्चा माल ऐसा नहीं है जिसको लेकर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर लग सके। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री ही यूपी के अंदर आई और इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले यूपी में बिजली भी नहीं होती थी। तो ये कोई 1 साल या 2 साल की प्लानिंग से ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। इसके लिए कम से कम 15-20 साल 25 साल की प्लानिंग से काम जब होता है उस तब जाकर के शहरों का निखार आता है। मैंने तो खुद ही कहा, जब बर्बादी में आपने 30 साल लगाए हैं तो इसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं आलोक जी, आप भी लंबे समय से शहरों का ही हिस्सा हैं, प्लानिंग का अभाव है। प्लानिंग का अभाव नहीं, प्लानिंग तो अच्छी बनती है, एग्जीक्यूशन का अभाव रहता है कि उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लग जाती है। ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही भी उसमें बहुत अड़ंगा होती है कई बारों में। मैं खाली अभी अपने सरकारों की बात नहीं कर रहा, मैं पहले ही सरकारों को भी मैं लेके जा रहा हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं रखना चाहता, मैं चाहता भी नहीं कि पॉलिटिकल हो, हमें क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था की बात है। यूपी हमारा प्रदेश है, लखनऊ हमारा शहर है, 73वें नंबर पे हमको उन्होंने स्थान दिया है और रायबरेली को 49 नंबर पे दे दिया है। तो मुझे ये भी सोचना होगा कि रायबरेली में ऐसे कौन सी अच्छी चीज़ें हो गई हैं जो कि लखनऊ में नहीं है। तो कहीं मुझे लगता है कि सही से जो आकलन है इसको और अच्छे ढंग से करना चाहिए था। हालांकि हम लोग उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट, अरे भाई केंद्र सरकार ने कराया है, उस पर उसकी अब उस पर तो नहीं सवाल निशान लगाए जा सकते हैं कि रायबरेली को क्यों वेटेज दिया, लखनऊ क्यों नहीं दिया। लेकिन ब्रजेश जी, हम लोग उत्तर प्रदेश को पुनः निर्माण करने में लगे हैं। अभी हमको आए हुए 16 महीने हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नए भारत के निर्माण में आगे बढ़े हुए हैं। हम स्वच्छ भारत। जूही सिंह जी, थैंक यू सो मच, आपने मैम डिबेट को ज्वाइन किया। उत्तर प्रदेश के शहरों की इस दुर्दशा के लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? आम आदमी से लेकर पॉलिटिशियन तक, हमारे लीडरशिप तक कौन लोग जिम्मेवार हैं और हम अपने शहरों को कैसे बेहतर बनाएं? ब्रजेश जी, इस पैनल में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि उत्तर प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सांसद देता है, कई मंत्री देता है, तो कुछ ना कुछ तो खामी है कि हम इस स्टेज पर आज हैं कि हम उस सूची में शामिल भी नहीं हो सकते हैं। जहाँ तक अर्बन प्लानिंग की बात हो रही है, अर्बन प्लानिंग जो मेरी नॉलेज है कि ज़रूर इसको एक आप सब बताएंगे, दिवाकर से बताएंगे कि एक फॉरसाइट होनी चाहिए। आप 15-20 साल की प्लानिंग 15-20 साल पहले कर लेते हैं। और ओमकार नाथ सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। क्षमा चाहता हूं इंट्रोड्यूस कराते वक्त मेरी विंडो पर निगाह नहीं की। जी गो अहेड।
नहीं, मैं आता हूँ आपके पास, जूही जी कंप्लीट करने। और मुझे लगता है कि इसके लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो सारी फाइलें पढ़ेंगे आपकी अर्बन प्लानिंग इन प्लेस है और वो 30 साल तक की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग भी है, कई नई जगहें भी प्लान की गई हैं। तो शायद हमारे में पॉलिटिशियंस में अपने आप को जिम्मेदार समझूंगी। और एक और बात भी, जैसे जो आप कह रहे थे कि मुंबई, हमने पॉलिथीन का जो बैन लगाया है वो मुंबई में लोग खुद उसको बढ़कर स्वीकार कर रहे हैं, खुद पॉलिथीन लेने से मना कर रहे हैं। लेकिन शायद हमारी भी सोच को बदलने की आवश्यकता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन का गैप पर ये मैम, तो ये आम नागरिकों को एक बेहतर जीने लायक शहर मिले, इसका दायित्व तो सरकार का है और आम नागरिकों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सेकेंडरी चीज है, ये सेकेंडरी चीज है, बिल्कुल सेकेंडरी चीज है। और यहाँ पर मैं भी इसमें पॉलिटिकल प्लैंक पे जाने की जगह एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभाव तो हम सब में रहा होगा कि आज जी। ओंकार नाथ जी, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। आप ओंकार नाथ सिंह जी, असल में इनके पास अनुभव बहुत बड़ा है और हाउसिंग प्रोजेक्ट कई बड़े इन्होंने उसको भी लीड किया है और इनके पास भी अर्बन हाउसिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैंने आज इनको डिबेट में भी आमंत्रित किया। कांग्रेस के प्रवक्ता भी। थैंक यू सो मच ओंकार नाथ जी। आप मुझे बताइए कि ये जो शहरों की बदसूरती है उत्तर प्रदेश की और जो बदइंतजामी है, वो कई बार बड़ा निराश और हताश करती है कि क्या इसी तरह के शहर होते हैं, क्या इसी तरह के शहरी व्यवस्था होती है, क्या इसी तरह के प्रबंध होते हैं? देखिए ब्रजेश जी, इसमें जो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने बहुत अच्छा चैप्टर पकड़ा है आज का, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। इसमें टाउन प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले जो पुराने शहर थे उस समय की व्यवस्थाएं दूसरी थी, लेकिन टाउन प्लानर के दिमाग में कम से कम 200 साल का प्लान होना चाहिए, तब वो शहर कायदे से बनता है। अब क्या नंबरिंग दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो हमको देख के भी ताजुब होता है थोड़ा सा। जैसे दिल्ली है, दिल्ली को उन्होंने 50 नंबर पे भी नहीं रखा, 65वें नंबर पे, मतलब 50 नंबर के अंदर भी नहीं रखा। जबकि आप ये देखिए कैनॉट प्लेस जो है, आज भी कुछ समय को छोड़ दीजिए तो अभी भी वो इतना सिस्टमैटिक बना हुआ है कि उसमें अभी भी ओवर क्राउडेड नहीं महसूस होता है और उन्होंने उसको नंबरिंग नहीं दी। मान लीजिए पोल्यूशन की प्रॉब्लम वहाँ पे है, तो मुंबई के अंदर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कैसे उसको 2 नंबर पर रखा और दिल्ली को 50 में भी नहीं अंदर डाल दिया। तो इनकी नंबरिंग का कुछ सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए बनारस को 33 नंबर रखा है, लखनऊ को 87 नंबर रखा है। बनारस में आप देख लीजिए, एक DLW से क्या कहते हैं बाबतपुर। नहीं सर, मैं नंबरिंग व्यवस्था छोड़िए, हाँ, हम तो आज इस पर बात करें कि हमारे शहर इतने बदसूरत क्यों हैं। आप कहीं चले जाएं, किसी शहर चले जाएं, आप जब एंट्री करते हैं किसी शहर में तो देख के ही लगता है ये तो वही एक ही टाइप के शहर हैं, हर जगह एक जैसे अतिक्रमण, एक जैसी समस्या। देखिए उस पे आ रहा हूँ, उस पे देखिए, उस पे क्या होता है, प्रशासन का बहुत बड़ा उसका रोल होता है। अगर आप जैसे आपने नई कॉलोनी डेवलप की, गोमती नगर को ले लीजिए, गोमती नगर को जब आपने डेवलप किया तो आपके पास सड़क बनाने के लिए काफ़ी जगह थी, आपने उसको छोड़ भी रखा था। लेकिन आपने किया क्या, पहले थोड़ी सी सड़क बनाई, उसके बाद आपने देखा भीड़ बढ़े तब हम दोबारा बढ़ाएंगे। तो उससे क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो कोलैप्स हो जाता है और वो जो बची हुई सड़क होती है उस पर इंक्रोचमेंट शुरू हो जाता है। अब इंक्रोचमेंट जब शुरू हो जाता है तो आप उसको शिफ्ट करने लगते हो कि यहाँ से वहाँ कर दो, यहाँ से वहाँ कर दो, वो गंदगी फिर खत्म नहीं हो पाती। देखिए, ब्लेम गेम शिफ्ट पर फोकस करने के बजाय ये हो कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे शहरों की हालत सुधरे। कम से कम कोई आपका जानने वाला, हमारा जानने वाला अगर शहर विजिट करे या हम स्वयं देखें तो हमें कुछ तो गर्व महसूस हो। तो प्रशासन को करना पड़ेगा, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए पत्रकारपुरम है, पत्रकारपुरम में एक छोटी सी मार्केट बनाई गई थी और सर वो छोटा अमीनाबाद हो गया लखनऊ का, और वो देखिए अब अमीनाबाद हो गया, वो तो अमीनाबाद हो गया। अब उसमें जितने दुकानदार आ गए, अब वो आप कहोगे इनकी रोजी रोजी खत्म हो रही है अगर सरकार उसको पकड़ने जाए। तो आपको दोनों तरफ से सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। ऑलराइट, दिवाकर त्रिपाठी जी को मैं इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सो मच दिवाकर जी, आपने इस डिबेट के लिए अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की शहरों की इन दुर्दशा की वजह क्या है, हम अपनी अर्बन टाउन प्लानिंग में फेल क्यों हैं, हम अपने शहरों को स्मार्ट बनाने में फेल क्यों हैं, और ये हमारे शहर इतने बदसूरत, बदइंतजामी के शिकार क्यों दिखते हैं? पहले मैं शॉर्ट में वही चीज़ बताना चाहूँगा जो अभी हमारे और साथियों ने बताया है जी। एक पैराडॉक्स है बहुत बड़ा, और उस पैराडॉक्स में कहीं ना कहीं जो उनके पैरामीटर्स हैं जो स्टडी में लिए गए हैं वो सोचने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ईस्ट टू बिजनेस होता है तो बिजनेस को अट्रैक्ट करता है और बहुत तेज़ी से बिजनेस आता है। ईस्ट टू लिव जो है पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि बहुत अच्छी लिविंग है, इससे पॉपुलेशन आएगी। अब आप जरा सा 2-3 फिगर्स देखिए, जो 3 शहर चुने गए पूरे देश में
जिसमें कि एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होना है। उसमें था गुवाहाटी, चेन्नई और लखनऊ। 2013-14 से मैंने पूछा उससे, 2013-14 से 2017-18 के बीच में 23 लाख पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ के 47 लाख हो गया। अब उन्होंने प्लान किया उसको 1 करोड़ करने का, 4 साल बाद वो 1 करोड़ हो जाएगा। इतना पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा। नंबर 2 पे पॉपुलेशन हर साल 1 लाख बढ़ रही है पिछले 15 सालों से। व्हीकल्स 1 लाख व्हीकल्स हर साल रजिस्टर हो रही हैं। अगर ये फ्लो आ रहा है तो ईज टू लिव नहीं है, अगर तो फ्लो क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, इसको उस बास्केट में आप रख रहे हैं। लखनऊ शहर रेयर शहरों में है जिसकी शुरू से प्लानिंग की वजह से मोर देन 80% ऑफ द एंटायर सिटी वो प्लान डेवलप्ड है। बस्तियां नहीं है, वो पूरा बड़ी बड़ी कॉलोनीज आप जैसे देख लें। ऐसा जो शहर आपका बना है और उसके बाद आप उसको उस बास्केट में रख रहे हैं जहां पर अनप्लान्ड सिटी जो है 80% होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। उनके हिसाब से तो ये स्लम का शिकार एक शहर है जहां पर स्लम ही स्लम देखने को मिलते हैं। 65वां नंबर पर होना ये कोई तमगे की बात नहीं है सर। 73 नंबर। मेरा क्वेश्चन यही है कि फिर ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये क्यों हो रही है, कहां से हो रही है? दूसरी चीज ये है कि जो मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज का एस्पेक्ट है उसके लिए हम मान सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो फंडिंग होनी चाहिए वो नहीं है। पब्लिक सर्विसेज का सबसे चैलेंजिंग काम जो है वो म्यूनिसिपल सर्विसेज का मेंटेन, सबसे चाहे नीचे से ऊपर तक जितना बड़ा अफसर रहा हो, वो अगर प्रशासन सर जिनके पास तनख्वाह बांटने के पैसे ना हो, जिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे शहरों के विकास में कौन सा योगदान करेंगे? एग्जैक्टली आपने पिन पॉइंट कर दिया। मैंने इस बात को रखा था उसमें वित्त आयोगों में। मैंने ये कहा कि जो यहाँ इंडस्ट्री बनती है, एक्सपोर्ट होता है, उसका सारा पैसा कलेक्शन भारत सरकार में होता है। तमाम सारे इनकम टैक्स वो सारे कलेक्शन वहां होते हैं और उसके बाद जब बंटवारा होता है तो म्युनिसिपल सर्विसेज टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं लगा सकता। हाउसिंग टैक्स के अलावा बताइए कौन सा उनके पास या हाउसिंग टैक्स के अलावा क्या कमाते हैं ये लोग? तो क्या लगाएंगे शहर में? ये तो सरकारी इमदाद पर पल रही संस्थाएं हैं। नहीं, इमदाद नहीं है, वो हमारा हक है। इस वजह से क्योंकि जो इंडस्ट्री आपको टैक्स दे रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर सारी चीजों का, और इनकम टैक्स दे रही है, सेल्स टैक्स दे रही है, जीएसटी दे रही है, अपने पांव पे क्यों नहीं खड़े होते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते अपने पाँव में। ये अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन प्लानिंग दिल्ली से बात करिए तो आपको बताएंगे कि आपका जो सर्विसेज का लोड है वो कितना होता है। आपको उनसे पैसा लेना है क्योंकि वो आपके बूते पे वो पैसा भारत सरकार में जा रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि सबसे कम किटी जो है, स्टेट को सेंटर अपना मेजर पोर्शन रखते हैं और सबसे कम पोर्शन यहाँ देते हैं। और आयरॉनिकली स्टेट गवर्नमेंट भी जो यूपी की है वो इतना पैसा स्पेयर नहीं कर पाती। सर क्या ये विजन का अभाव मैं मानूं? पिछले 30-35 सालों में इस तरह के विजन का अभाव रहा है कि आज हमारे शहर इतने बदसूरत, बदइंतजामी में है। देखिए कितनी खराब व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आज अखबारों में एक खबर छपी कि चीफ सेक्रेटरी कहीं जाने के लिए निकले थे और जब भयंकर जाम में फंसे तो रास्ता रूट बदलकर अपने घर वापस चले गए। इस तरह की खबरें बताती हैं ना कि आपके यहाँ ट्रैफिक अरेंजमेंट्स में भी मेजर प्रॉब्लम है। थोड़ा सा पानी बरस जाता है, शहरों में जाम लग जाता है। क्यों? आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। अभी जो प्रॉब्लम है, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, वो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से बहुत सारे वो हैं। पानी जितना और जगहों पे भरा है, लखनऊ छोड़ दीजिए, आप मेरठ चले जाइए, आप आगरा चले जाइए, आप इलाहाबाद, बनारस, कहीं चले जाइए सर, जाम तो छोटे शहरों तक की समस्या है, श्रावस्ती तक की समस्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो प्लानिंग होनी चाहिए ना, ये मैं कहना चाहता हूं। प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग के साथ उसकी फंडिंग के लिए जब तक भारत सरकार अपनी किटी से हमको हमारा प्रोपोर्शन जितना मिलना चाहिए नहीं देगी। सर 150 करोड़ रुपया भारत सरकार का स्मार्ट सिटी योजना में इसी लखनऊ में पड़ा हुआ है, 1 रुपया यूज नहीं हुआ। 150 करोड़ का जो स्मार्ट सिटी में वो काम कर रहे हैं और जो भी प्रोसेस टेंडरिंग वगैरह कर रहे हैं वो ठीक है, वो एक स्मॉल एरिया के लिए। लेकिन जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरफेस वाटर वर्क्स बनाना है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं आपको, ये सारी जो चीजें हैं, दे रिक्वायर मनी जी, दे रिक्वायर मनी। ऑलराइट, श्री प्रकाश सिंह जी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एसपी सिंह जी, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। आपका भी बड़ा लंबा अनुभव है अर्बन टाउन प्लानिंग का। आप मुझे बताइए कि हम लोग कहाँ पिछड़ गए, हमसे क्या गलतियां हो गई और हमारे शहरों का इतनी बदहाली क्यों हो गई कि साहब हम लोग टॉप 30 तक में जगह नहीं बना पाए? भाई देखिए, सबसे पहला तो जो हमारा एटीट्यूड है, हमारे तमाम वक्ताओं को मैंने सुना। अब हम मार्किंग को डिस्कस कर रहे हैं, हम भारत सरकार से पैसा न मिलने को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं।
बजाय इसके कि ये देखें कि हम में क्या कमी थी, और वास्तविक है, वास्तव में कमियां थी कि ये शहर, देखिए इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे प्लेस में नहीं रखे गए। 74th अमेंडमेंट, बड़े मूल मुद्दे हैं, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया आप लोगों ने कि एक बहुत मूलभूत मुद्दा है कि 74वां संविधान संशोधन, जिसमें स्वायत्तता दी गई थी आपके स्थानीय निकायों को, वो यहाँ पे लागू नहीं हुआ। मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस, एक शहर को रूल करने के 10 महकमे हैं। बिजली कोई दे रहा है, अर्बन प्लानिंग कोई कर रहा है, नाली कोई साफ कर रहा है, स्ट्रीट लाइट कोई मेंटेन कर रहा है। तो ये चीज़ें और प्रदेशों में और देशों में नहीं है। हमारे तमाम अधिकारी बहुत से देशों में गए होंगे, आप देखें मेयर का इंस्टीट्यूशन सिटी गवर्नमेंट होती है। सिटी गवर्नमेंट इज द रियल गवर्नमेंट। वहाँ सिटी गवर्नमेंट, मेयर इज और पावरफुल। उसी के अंदर शिक्षा है, उसके अंदर फायर ब्रिगेड है, उसके अंतर्गत अर्बन टाउन है, प्लानिंग है, सब कुछ उसी के अंदर निहित है। तब वो व्यवस्था चलती है। पहला एक नुस्ख यहाँ पे ये। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंशियल रिसोर्स की बहुत कमी है, क्योंकि हमने अपना ट्रैश स्ट्रक्चर ठीक नहीं किया। भारत सरकार से पैसा मांगने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मिलता है। और प्रदेश हैं, ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की छोटी छोटी म्यूनसिपैलिटी इतना पैसा है कि वो एयरपोर्ट तक बनवाने की सक्षमता रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? 300 से ज़्यादा मदों पे टैक्स लगाने का आपको अधिकार है। हम उसको अमेंड करेंगे ही नहीं, हम संशोधन करेंगे ही नहीं, हम हिम्मत करेंगे ही नहीं कि हम टैक्स लगाएं। 20 साल से ऊपर हो गया, 30 साल हो गया जो आपका वाटर टैक्स का रिवीजन नहीं हुआ है। एक आदमी दिन भर में 250-200 गुटखा, पान, तंबाकू भी खा लेता है। 10 रुपए म्युनिसिपैलिटी का टैक्स बढ़ गया है। क्या तो सिर्फ हंगामा टैक्स हो लगा जाता है। देने से तो शहर इसके लिए ठीक हो political जाएंगे? will भी एसपी सिंह चाहिए। जी, नहीं, सुन लीजिए रिसोर्स, मैं कह रहा हूं ना, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आसमान से नहीं विकास होता है। संसाधन चाहिए। मैं ये बताऊं, न मानव संसाधन है न वित्तीय संसाधन है। ये आप जो कह रहे हैं, सर आपने जो विजयवाड़ा इस पे के पास थोड़ा सा कौन से रोष जाहिर संसाधन किया, है? हमसे आप- क्या कम है, हमसे ज्यादा है? पुणे के पास कौन से रिसोर्सेज हैं? आपने विजयवाड़ा को देखा है? आपने विजयवाड़ा को देखा है? सर मैं तो गया आपने नहीं, केवल विजयवाड़ा पढ़ा का हूं टेस्ट सर। स्ट्रक्चर पढ़ा है? मैंने पढ़ा नहीं। पढ़ा है तो बताइए मुझे। उनके जितने मद हैं टैक्सेस के, आप यहाँ हैं? मैंने मैं 2 बार नगर आयुक्त यहाँ का रहा हूँ। आप ये चीजें हवाई नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ के तब बताइए कि टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, वित्तीय संसाधन क्या है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि जब आपकी टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, यही शहर बसा, यहाँ लखनऊ में 300 से ऊपर अवैध कॉलोनियां बस गईं। विकास प्राधिकरण का क्या औचित्य है? 300 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां लखनऊ में बस गई। किसने ये बस आप एलडीए समझ ने नहीं कराई सकते हो होंगी? किस तरह से बस गई। बता तो रहा हूं मैं, इसलिए कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, प्रजातंत्र, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू डेमोक्रेसी। इसीलिए कहा गया था कि जो म्युनिसिपल व्यवस्था थी, चुने हुए कारपोरेटर होते हैं, चुने हुए मेयर साहबान होते जी। हैं, उनकी निगरानी रहती है। चाहे जितनी व्यवस्था आप नगर निगम को भला बुरा कहें आप, मगर जो निगरानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की होती है, उससे कुछ न कुछ अंकुश रखता है। कि कॉलोनियां बनती चली गई, तमाम कमेटियों में, समितियों में मुद्दा आता चला गया कि साहब क्यों बनती चली जा रही, आज तक नहीं रुका, न कोई दंडित हुआ। आप ये देखें कितनी फॉल्टी प्लानिंग है। गोमती नगर, एक बार अवार्ड मिला था कि साहब बहुत ही एशिया की बेस्ट कॉलोनी। आप तमाम ऐसे खंड हैं जिनमें से सिटी बस नहीं गुजर सकती है। तो ये फॉल्टी प्लानिंग है, प्लानिंग अच्छी नहीं हुई है यहाँ पे। ऑल राइट तो सर, तीन मेरे चीजें साथ मैंने ब्रजेश बताई। शुक्ला जी मौजूद एक हैं, तो यूपी के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। आप कारण क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश शहरों की इन दुर्दशा की वजह क्या है? और जिन मुद्दों को दिवाकर त्रिपाठी और श्री प्रकाश सिंह ने रेज किया, टैक्सेशन का मुद्दा हो या फिर गवर्नेंस की जो प्रणाली हो, मेरल सिस्टम की बात उठाई, सिंगल पॉइंट ऑपरेशन की बात कही, उस बात से कितना सहमत हुआ जा सकता है? ब्रजेश जी, मैं 1993-94 से हम लोग लगातार ये लिख रहे थे कि अब छोटी सरकारें आ रही हैं। छोटी सरकारें मतलब नगर निगम, जिला पंचायत, पंचायतें। वास्तव में हुआ क्या है कि यहाँ हम लोग तो गैर जिम्मेदार हैं ही, जो कहीं ट्रैफिक जाम कर देंगे, अपना सामान बाहर रख देंगे, निकलने नहीं देंगे, ट्रैफिक की समस्या पैदा करेंगे। लेकिन यदि नगर निगम
और ये जो छोटी सरकारें हैं ये ताकतवर होती, इनके पास अपना ताकत होती। हुआ क्या, आप देखिए हर सरकार जो आई, शिवप्रकाश सिंह जी बैठे हैं, जो भी सरकारें आई इसके अधिकारों में बकायदे देने के और कटौती करती चली गई। जब आप अधिकारों में कटौती करने लगेंगे, आप उनके कर क्या निर्धारण में, शहरों के कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट के लिए विजन का अभाव है सरकारों में, या टैक्सेशन सिस्टम ही केवल रिस्पॉन्सिबल नहीं, कोई विजन ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। आप देखिए हुआ क्या है कि तुलसी ने एक लिखा है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कौओं एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक से सारा होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। लेकिन साहब एक तरफ विकास योजनाएं जा रही हैं, दूसरा आप पिछले 20 सालों से पुराना लखनऊ त्राई त्राई कर रहा है जाम की समस्या से। हर सरकारें इस बात को जानती हैं। क्या हुआ उसमें, अब पहली बार एक पुल बनने वाली बात हुई है। हुआ क्या है कि कभी एक क्षेत्र को आगे बढ़ा देना, अब इतना आगे बढ़ा देना कि वहां निकलना दूभर हो गया। जी जी, भेदभाव का भी मसला है, ठीक बताइए आपने। अब समस्या क्या हुई है कि कुछ क्षेत्र अविकसित रह गए, और ये तक नहीं, अब सरकारी तंत्र क्या है, वो जानते हैं कि हमारा, मान लीजिए आप अतिक्रमण खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वो जानते हैं कि अभी हम अपना लक्ष्य पूरा करें कागज का। कहीं नहीं सर, कभी सख्ती से नहीं चलता। नहीं, क्योंकि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन साथ नहीं आएगा, नगर निगम अकेले उसे नहीं कर सकता। आगे से गाड़ी चलेगी, आगे गाड़ी निकल जाएगी, तो और फिर पीछे से मंत्री जी का फोन भी आएगा। तो समस्या ये है जी, कि कोई एक मजबूत, एक निश्चित धारा होनी चाहिए। मोहम्मद हैदर सर मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, नागरिक अधिकारों को लेकर लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हैदर साहब, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। आप क्या मानते हैं कारण कि उत्तर प्रदेश के शहरों की इस बदहाली का कारण क्या है? आपके पास कोई सुझाव है कि हम इन्हें कैसे बेहतर करें, कैसे अच्छा बनाएं? बिल्कुल ब्रजेश जी, मैंने यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा होमवर्क किया था, और वो होमवर्क इस प्रकार का था कि जैसे हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनका रिज़ल्ट आता है, तो ये हमारे लखनऊ का एक रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट कार्ड हमारे हाथ में है जी, जिसमें बहुत सारी ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे हम बहुत पिछड़ रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम इस पे लड़ें कि ये नंबरिंग गलत हुई या ये टीचर ने हमें गलत मार्क्स दिए, हमें पॉन्डर इस बात पे करना है कि कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं। हेल्थ का अगर हम इशू लें साहब, तो उसमें हम 106 नंबर पे हैं, 111 नंबर से की लिस्ट में 106 नंबर पे हैं, जिसमें नंबर 1 पे त्रिची आया है। तो त्रिची में ऐसी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसको देखने की बात है। दूसरा, हेरिटेज और कल्चर जो है सर, इसमें आइडेंटिटी एंड कल्चर के नाम से एक पैरामीटर है जो हमारे लिए मेरे हृदय के बहुत पास है। अगर हम लखनऊ का उदाहरण लें सर, अभी कुछ दिन पहले आपके न्यूज़ चैनल में बड़ी प्रमुखता से एक न्यूज़ चली थी कि यहाँ पे एक मिर्ज़ा अली खां का एक मकबरा होता था पुराने लखनऊ में, बरसात में वो मकबरा गिर गया, नेस्तनाबूद हो गया, ख़त्म हो गया, और किसी ने उसकी सुध नहीं ली। छोटे मामाड़े का सर गेट था जिसका एक अंश टूट के गिर गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण कोशिश करता रहा कि उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण बना दे, बजाय इसके कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उनका काम करने देते। आपने वो काम खुद लेना चाहा, जिससे बद से और बदतर हो जाए। हुसैनाबाद ट्रस्ट ने छोटे मामाड़े पे सीमेंट लगा दी। ये सारी चीज़ें जो हैं सर, ये वर्ल्ड मीडिया पे चलती हैं और सब लोग इसको देखते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे शहर का नाम बहुत ख़राब होता है। आपस के तालमेल का अभाव मानते हैं आप कारण? 100% आपस में तालमेल का अभाव है। अगर जितने भी ये सरकारी महकमे हैं सब आपस में तालमेल करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये जो पोजीशन इतनी मैं खराब आपको डीसी मिश्रा साहब से कनेक्ट करना चाहता हूं, दिल्ली से मेरे साथ लाइव वीडियो लिंक के थ्रू जुड़े हुए हैं, बहुत जाने माने आर्किटेक्ट और अर्बन टाउन प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं। डीसी मिश्रा जी, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स केंद्र की सरकार ने जारी किया और उत्तर प्रदेश के शहरों की उसमें भयानक दुर्दशा देखने को मिली, ये बात बड़ा विचलित करती है कि इसके कारण क्या हैं और हम उत्तर प्रदेश के शहरों की अर्बन टाउन प्लानिंग को और बेहतर करें, इसके लिए क्या सुझाव हैं आपके पास? इसके पहले मैं जरा 2 बातें क्लियर करना। तो अभी एक वक्ता कह रहे थे कि ईज ऑफ लिविंग में दिल्ली को इतने नीचे क्यों लाया गया जबकि लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि पलायन करने से ईज ऑफ लिविंग नहीं होती है। लोग पेरिस या न्यूयॉर्क में बहुत लोग जाते हैं, बट दे आर कंसिडर्ड टू बी वर्स्ट सिटीज़, वो बहुत बड़े शहर माने जाते हैं। लोग पलायन गाँव से करते हैं अपनी मजबूरियों से, वो इसलिए नहीं पलायन करते वहाँ उनको बहुत अच्छा जीवन मिलेगा। तो पहला कंफ्यूजन ये है कि ईज ऑफ लिविंग मतलब ये नहीं था शहर बहुत अच्छा है, लोग इसलिए वहाँ पॉपुलेशन में आ रहे हैं कि वहाँ शहर बहुत अच्छा है इसलिए लोग आ रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ईज ऑफ लिविंग से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात,
उन्होंने कहा टैक्स के लिए कि हमें टैक्स का राइट नहीं है, हमें टैक्स का शेयर मिलना चाहिए। अगर ये बात मान ले तो सबसे अधिक प्रोडक्शन, सबसे अधिक टैक्स देने वाली, जो कलेक्शन देने वाली हमारी स्टेट्स हैं वो साउथ की हैं। यूपी में ऐसा क्या टैक्स देता है जो यूपी कहता है हमें अपना शेयर नहीं मिलता? आई थिंक यूपी को अपने शेयर से ज़्यादा शेयर मिलता है। यूपी इतना देता है भारत सरकार को, उससे अधिक यूपी को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे यूपी में हमारे यहाँ ही कमियां हैं। तो सर प्रॉब्लम क्या है? क्लेम करने के बजाय कि ये हमारा सिस्टम गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है। प्रॉब्लम ये है, पहली चीज़ हमारे यहाँ अर्बन प्लानिंग बहुत ही वर्स्ट है। अगर कोई कहता हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है, नहीं है। हमारी सारी प्लानिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, वो समस्या को लेकर नहीं चलती है, वो राजनीति को लेकर प्लानिंग चलती है। सेकेंड थिंग है उसका इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारे यहाँ इतनी अधिक एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं कि उनके आपस में झगड़े नहीं खत्म होते, कौन कितना शेयर ले जाएगा। सबको अपने अपने शेयर की पड़ी है, कौन मैक्सिमम शेयर ले जाए। अब किस लिए ले जाएगा तो आपको मालूम है कौन मैक्सिमम शेयर क्यों चाहता है, तो वो बताने वाली बात नहीं है कि लोगों को शेयर क्यों चाहिए। तीसरा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई पावर ही नहीं है, ये बात सही है। और जिसको सबसे पहले ध्यान देना है कि फंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिले, उसको सारी पावर मिले, चाहे अरे सर यहाँ ऑर्डर डीएम जिले में पापा होता है सर, 63 विभाग है उसके पास, अब वो कुछ नहीं करता। तो यही तो कमियां हैं। उसको ये भी दे देंगे तो वो भी नहीं करने देगा वो। हमारे यहाँ सब कुछ जी नहीं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जिनको जनता चुनती है, उनको पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको जवाब देना पड़ेगा हर पांच। जी दिवाकर त्रिपाठी जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, अर्बन टाउन प्लानिंग के भी बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, ये आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जी दिवाकर जी गो अहेड। बोलिए। नहीं, मैं केवल एक चीज़ ये ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि शहर की जो बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फ्लाईओवर्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सरफेस बेस्ड सरफेस वाटर बेस्ड वाटर वर्क्स है, तो क्या ये कोई भी बॉडी अपने टैक्सेशन के बेसिस पर, टैक्स कलेक्शन के बेसिस पे बना सकती है, या कैपिटल कॉस्ट उनको चाहिए और जो टैक्स है वो केवल मेंटेनेंस तक ही सीमित रहता है? क्या टैक्स कलेक्शन से ये सब कैपिटल कॉस्ट वो बियर कर सकता है? नहीं, ये इशू है। मैं इसका रखता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए फंड चाहिए, मैं नहीं कहता कि आपको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये कहना कि आप पैसा कितना टैक्स लगा, अगर आपके यहाँ लोगों की इनकम नहीं है तो आप क्या टैक्स लगाएंगे? उत्तर प्रदेश मैक्सिमम एग्रीकल्चर बेस्ड है, क्या आप खेती पर टैक्स लगाने की हिम्मत कर सकते हैं? पॉलिटिकली आपकी हिम्मत है? नहीं हो सकता। जो हमारा मेन रिसोर्स है उस पर हम टैक्स लगा नहीं सकते, तो हम टैक्स शहर में थोड़ी रहता है। जहाँ तक आप कहते हैं शहर में नहीं रहता है, शहरों का टैक्सेशन सिस्टम डिफरेंट है। लखनऊ का मुख्य क्या उद्योग है जहां से आप टैक्स कलेक्ट कर लेंगे? जी सैलरीड क्लास अपना टैक्स देता ही देखता है ईमानदारी से। बिजनेसमैन के ऊपर आपने जीएसटी लगा ही रखी है। मैं वीरेंद्र सिंह जी को कनेक्ट करना चाहता हूं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, इस डिबेट में हमें जुड़ चुके हैं, विधानसभा से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। मुझे आप बताइए कि आप क्या वजह मानते हो, आज जो इंडेक्स भारत की सरकार ने जारी किया उसमें उत्तर प्रदेश के शहरों का कोई नाम लेवा नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश के शहरों की हालत वाकई में बड़ी खराब है, और हम सब भी ये स्वयं महसूस करते हैं, पैनल में मौजूद सारे लोग ये महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश के शहरों की हालत वाकई में बड़ी खराब है। ब्रजेश जी, लखनऊ तो स्टेट कैपिटल है, इसको तो देश भर में कम से कम 30 शहरों के भीतर आना चाहिए था, 25 शहरों के भीतर इसका नाम, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम 73 नंबर पर हैं। 87 और देखिए हमारे यूपी से ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सारे पूरी केंद्र की सरकार, और स्टेट कैपिटल में जो सरकार है, राज्य की राजधानी में एक सरकार प्रदेश की बैठती है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों जो है डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई क्यों नहीं है? त्रिपाठी जी बैठे हैं, बीसी भी रहे हैं एलडीए के, लखनऊ में बहुत समय रहे, ये पत्रकारपुरम बसा, गोमती नगर की तमाम कॉलोनियाँ बसी, ये सब तो आवासीय थी ना। आज यहाँ पर इतना व्यवसायीकरण हो गया है कि यहाँ पैदल चलिए तो जाम लगता है, लखनऊ में साइकिल से चलिए तो जाम है, गाड़ी तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। तो ये अनप्लान्ड जो सिस्टम है भाई, ये एलडीए आवास विकास परिषद ये काहे के लिए बने हैं? अगर चारों ओर व्यवसायीकरण हो रहा है आवासीय जगहों पर, तो ये नक्शा काहे पास करते हैं? एसपी सिंह ने एक बढ़िया मुद्दा उठाया जिसको आगे डिस्कस भी होना चाहिए कि लखनऊ में 300 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां बन गई। इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? जाहिर सी बात है कि इसकी एजेंसी का नाम लखनऊ विकास प्राधिकरण है, उनकी भूमिका भी, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अच्छा ब्रजेश जी, अवैध बन गई, चलिए जो ये वैध बनाए, पत्रकारपुरम को इन्होंने तो आवासीय बनाया था ना, वहाँ कैसे इतना व्यवसायीकरण है?
गोमती नगर के तमाम इलाकों में, इंदिरा नगर में, जिधर जाइए लखनऊ में, तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? होटल बड़े बड़े लोग उद्योगपति बना लें और आप कुछ साधन बढ़ा लीजिए, लेकिन जब हर आदमी का एक सिस्टम है, हर सब प्लांट, महायोजना बनी थी, त्रिपाठी जी बैठे हैं, 2031 के लिए है, लेकिन महायोजना में आज 18 साल हो गए हम लोगों को चलते, 2000 में आई थी। उसमें जिन लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था कि आज दुर्दशा है, पैदल न चल पाओ सड़क पे, यही योजना बनाई थी। कौन लोग जिम्मेदार है उसके लिए? अब एलडीए काहे टैक्स लेता है? सरकारें टैक्स काहे ले रही जब हर जगह व्यवसायीकरण हो रहा है? तो काहे के लिए नक्शा पास किया जाता है? तो ये सब चीज़ें जनता सवाल करती है। लेकिन देखिए ब्रजेश जी, सवाल करना खराब लगता है लोगों को। ऐसे एक किस्सा सुनाऊँ आपको। एक बच्चा था, देखिए सवाल कितना बुरी चीज़, जवाब नहीं देता कोई ठीक से। एक बच्चा था, वो क्लास में फेल हो गया, तो रिपोर्ट कार्ड लेके घर पहुंचा, तो उसका बापू रिपोर्ट कार्ड देखने लगा, देखा, बोला अच्छा फेल हो गए तुम, फेल होकर आए हो, आज के बाद मुझे बापू मत कह दियो। तो लड़के ने जवाब दिया, देखिए क्या कह रहा, अरे बापू तू काहे नाहक परेशान हो रहा है, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आया है, कोई डीएनए रिपोर्ट थोड़ी आई है। तो ये जवाब कैसा मिलेगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते। और हम लोग इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि हम लोग अपने लॉन्ग टर्म विजन, जो शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर कोई प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसका फंडिंग सिस्टम, इन सबको एक साथ जोड़ने में फेल है। और जो मल्टी पॉइंट विंडो गवर्नेंस सिस्टम है ना, कि एलडीए कुछ कर रहा है, नगर निगम कुछ कर रहा है, डूडा कुछ कर रहा है, सूडा कुछ कर रहा है, जलकल विभाग कुछ कर रहा है, मतलब हर विभाग अपना अपना कोई काम कर रहा है और आपस में कोई तालमेल नहीं। देखिए, एक बिल्डिंग का लिंटर डालिए तो एलडीए जेई लेगा 1 लाख, थाना अध्यक्ष लेगा और नगर निगम का अधिकारी लेगा, और चाहे जितने बड़ी बिल्डिंग तान दो, चाहे नक्शा हो चाहे ना हो। हाँ। लेकिन ठीक है, तमाम संस्थाएं बनी, उनकी उपयोगिता है, और उनके सम्मान में 4 लाइनें कहता हूँ जी, कि मन में था मैं जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिला मुझे वही हाथ में अद्धा लिए हुए, और चोरी छिपे जो जंगलों का करते थे सफाया, मंत्री बने फोटो छपी हाथ में पौधा लिए हुए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश के इन शहरों को हम कैसे बेहतर बनाएं, क्या पैरामीटर्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए, एग्जीक्यूशन कैसा हो, फंड सिस्टम कैसा हो, टैक्सेशन प्रणाली कैसी हो, और इन शहरों की गवर्नेंस कैसी हो, इस मसले पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के शहर शायद रहने लायक नहीं हैं। केंद्र सरकार का जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बताता है कि उत्तर प्रदेश के शहरों के हालात वाकई बहुत ख़राब हैं, और अगर हम इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज भी डाल दें तो उत्तर प्रदेश के शहरों की आबो हवा भी बहुत ख़राब है, शायद रहने लायक भी बहुत से शहर नहीं हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, अवैध निर्माण, अतिक्रमण और शहरों का बेतरतीब ट्रैफिक सिस्टम इन शहरों के लिए बेहद परेशानी की वजह है। दूसरा, विजन का बड़ा अभाव, टैक्सेशन प्रणाली की समस्या और मल्टी विंडो गवर्नेंस सिस्टम, यानी एक ही शहर में बहुत से डिपार्टमेंट काम करते हैं और उनमें आपस में तालमेल नहीं है, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश को ज़्यादा चिंता करने वाले विषय है। तो आखिर हम उत्तर प्रदेश के शहरों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में शहरों को हम बेहतर विकसित करने की दिशा में कोई ठोस उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब आलोक अवस्थी देंगे, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गो हेड। ब्रजेश जी, क्योंकि समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है देश में और खासतौर से अपने प्रदेश में, मेरे 1-2 सजेशन थे इस पर कि हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार इस दिशा में आगे काम शुरू कर भी चुकी है। एक तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉपर प्लानिंग होकर के इस पर काम होना चाहिए, और जो मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन लॉस जो होता है बहुत ज़्यादा,
वो कम होना चाहिए। तो जब आपके पास खर्च के लिए पैसे बचेंगे तो आप इन सब जगहों पे आप इसको आप डाल पाएंगे। प्लस लेस रेट टेपिज्म होना चाहिए, लाल फीताशाही जिसको हम कहते हैं, वो हमने बंद किया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए हमारे जो राजनेता हों। साथ साथ आप जब तक कि ईज ऑफ डूइंग या ईज ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाएंगे, अपने जनसंख्या जो कि आपका घनत्व बहुत ज़्यादा है, जैसे हम लोगों ने शुरू किया कि किसानों को बेहतर मूल्य मिल जाए, हम दे रहे हैं। निवेशकों को सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जब स्ट्रांग नहीं करेंगे। चीज की रिसर्च क्यों नहीं कराते हैं कि पुणे में क्या फैसिलिटी है, विजयवाड़ा में क्या ऐसा बेहतर किया जा रहा है जिसका जिक्र अभी हैदर साहब कर रहे थे, आखिर पुणे में क्या ऐसी व्यवस्था है, नवी मुंबई में क्या ऐसा है, आप उसकी रिसर्च कराइए ना, पता कराइए कि इंदौर में क्या ऐसी व्यवस्था है जो उन्होंने बेहतर किया है। ब्रजेश जी, हैरानी यह है कि हमारे जो जितनी सरकारें आज तक आई हैं, सारे अधिकारियों ने मालूम पड़ा कोई अर्बन डेवलपमेंट का ऑफिसर है, विदेश गया कि फ्रांस में कैसी व्यवस्था है, लौट कर आया, ट्रांसफर कर दिया गया, उसका ग्राम विकास में चला गया, बिजली विभाग में। तो वो जो सीख करके आया वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बचा ही नहीं यहाँ पे। ये हमारे यहाँ का जो एक सोशल स्ट्रक्चर, जो अपना लाल फीताशाही का ये जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, वो भी अजीबोगरीब है। मैं कि आप कहता हूं शिक्षा लेने गए, अतीत पर मिट्टी डालिए, अब आपके पास क्या योजना है इस पर बात करें। हम तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना माननीय अटल जी ने लागू की थी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बाढ़ आई थी, लेकिन यूपीए शासन ने वो बंद कर दी गई। फिर अब चल रही है ये, हमने शुरू किया, काफी बड़ी संख्या में हम सड़कें बना रहे हैं, काफी निवेशकों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। 60,000 करोड़ का भी यूपी में इन्वेस्टमेंट हुआ है, 5,000 करोड़ का भी डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट कराया है। हम बढ़ा रहे हैं, जिसमें जब उद्योगपति आएंगे, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, तो लोग कम से कम लेट्स सी उसके भी मौके आएंगे आपके पास। तो लेकिन 5 साल प्रॉपर की प्लानिंग सरकार है, जरूरी होनी चाहिए। ऑलराइट। देखिए जूही सिंह जी, हम लोग 2-3 मुद्दों पर सहमत हैं। एक तो यह कि अतिक्रमण की समस्या शहरों की बदसूरती के लिए जिम्मेवार, अवैध निर्माण, ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट जिसके कारण जाम लगता है, और चौथी बात यह कि विजन का अभाव, और हमारे पास जो गवर्नेंस की प्रणाली शहरों में है वो बहुत पुअर सिस्टम है। ब्रिजेश जी, लास्ट से शुरू करते हैं, आपके साथ बहुत इस पे डिस्कशंस हो चुके हैं। 74वां अमेंडमेंट जब मेयर का इलेक्शन हो रहा वो था, मुद्दा आप ही ने उठाया था, मुझे याद है। तब भी हम लोग कह रहे थे कि जब यहाँ लागू ही नहीं है तो आप क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, मत मेयर को इलेक्ट करिए। तो ऐसा तो है नहीं कि सब पैनल पे सभी को पता था कि ये लागू नहीं है, तो आज बीजेपी इसको लागू कर दे, पहली बात ये। दूसरी बात, उनको शक्तियाँ मिल जाएंगी। अतिक्रमण के लिए केवल उसको रोकने के लिए एलडीए जिम्मेदार नहीं है, अगर आपका नगर विकास है तो वो भी जिम्मेदार है, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग उसमें लेना चाहिए, और शायद जनता को भी, हमको भी सहयोग करना चाहिए। तो अतिक्रमण, गोमती नगर तो बाद में आया। इंदिरा नगर एशिया की ही सबसे बड़ी कॉलोनी थी, और वो उस समय बनी जब कोई और कॉलोनी नहीं थी। तो ऐसा कहना कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास ही नहीं हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश पैसा नहीं देता, इसलिए उत्तर प्रदेश को पैसा नहीं मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि व्यू पॉइंट, हाँ, उत्तर प्रदेश के साथ बहुत बड़ी जाति होगी। नोएडा भी उत्तर प्रदेश में ही है, गोमती नगर भी बना। एक फॉरवर्ड प्लानिंग है, फॉरवर्ड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में क्यों रुक जा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, जरूर आज की सरकार सोचेगी और इसको करेगी। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करती कि यार्डस्टिक क्या है, क्यों ये रैंकिंग दी, क्यों नहीं रैंकिंग दी, लेकिन ये बात तो, अभी हैदराबाद के कुछ पैसेंजर्स थे एयरपोर्ट पे, आपका टेलीविजन देख के उनको लग रहा था कि हमारा एयरपोर्ट बहुत अच्छा, आपका प्रोग्राम चल रहा था, नहीं तो वो यही बता रहे थे कि हमारा हैदराबाद में एयरपोर्ट इतना अच्छा है, यूपी में आपका एयरपोर्ट नहीं, हमारा लखनऊ का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, केवल इसलिए कि उस दिन जल भराव हो गया था, उसके सामने बारिश हुई थी। तो शायद ये छोटी छोटी चीजें जरूर प्लानिंग। दिवाकर त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए, क्या विजन का अभाव है या एग्जीक्यूशन का अभाव है, या उन मुद्दों को भी हमें समझने की जरूरत है जो कोर इश्यूज हैं? जो एसपी सिंह ने एक बात इंपॉर्टेंट कही, उस बात को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, उस पर भी डिबेट की आवश्यकता है। क्या मल्टी विंडो गवर्नेंस सिस्टम और मल्टी एजेंसीज का शहरों के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना भी एक प्रॉब्लम है? देखिए, मल्टी एजेंसीज अगर हैं भी तो एक एपेक्स बॉडी जो है हर जगह होती है, जैसे पॉलिसी प्लानिंग कमेटी बन गई है जो कोऑर्डिनेट करती है सारी की सारी। विजन की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, एग्जीक्यूशन की जरूरत है, तीनों चीजों की जरूरत है। एक उदाहरण छोटा सा दे रहा हूं कि जिस चारबाग स्टेशन पे कभी 5-10 हज़ार आदमी जाया करता था, वहां अगर 20 लाख आदमी शहर का जो है उसको चारबाग से गाड़ी पकड़नी है तो चारबाग स्टेशन उसके चारों तरफ सड़क हो जाएगी। अब विजन के हिसाब वैसे आप चलें तो आपको लगेगा ये एनक्रोचमेंट है, फलाना ठिकाना ये है, बट अदरवाइज उसका जो प्लान है, जो अब हम लोगों ने किया कि एक टर्मिनस बना दो गोमती नगर में, सैटेलाइट स्टेशन बना दो आलमनगर में, और एक सेकेंड एंट्री कर रहा हूं, जिस शहर में होटलों में लोग जिंदा जल के मर जाएं जिस चारबाग के सामने, और उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई ना हो, सर हम उसको कैसे कह दें कि कोई विजन है, कोई प्लानिंग है? ये कोई विजन था सर?
दंडित तक नहीं किया हमने उनको। ये सही है कि मल्टी डिपार्टमेंटल जो एक्शंस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है और वो एक टेबल पे बैठ के अगर सारी एजेंसी उसको प्लान करती तभी हो सकेगा। एक कोई भी सर, एजेंसी, यही काम तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है ना, वो अगर अच्छे से प्लानिंग करे और उसका ढंग से एग्जीक्यूशन करे तो ये समस्या क्यों आए? एग्जैक्टली लेकिन उसमें और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सारी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए तो फोरम होना चाहिए ना। एक वो केवल एक डिपार्टमेंट अगर चाहे कि इसको हम कर देंगे तो नहीं संभव है, क्योंकि उसमें जिला पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग, ये सब मिलकर होना चाहिए। PWD तो अपेक्स बॉडी तो फिर कोई है ही नहीं। हाँ, तो उसका एक कोऑर्डिनेशन पहले होता था। यहाँ पर बहुत सारे जो प्लान्स बने हैं लखनऊ में, जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है वो प्लान्स बने हैं और वो उसमें बॉडी ने किया उसमें मैं आपको इंगेज कर रहा हूं, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, गेट रेडी में आ रहा हूँ सीधे आपके पास। एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। 2004 में NURM की कमेटी में मैं बैठा था। वृहन मुंबई का उस वक्त 38,000 करोड़ का बजट था और उनका अफसर आया था और उसने 7 फ्लाईओवर्स जो थे करे और 5 मिनट के अंदर 7 फ्लाईओवर्स लेके चला गया वो वहां से, NURM से। अगर उनको जरूरत है कैपिटल कॉस्ट की, वहां से फंडिंग की जरूरत है, तो कौन सा डिपार्टमेंट कर सकता है? प्रकाश सिंह जी, गो अहेड, बोलिए। जी जी जी, देखिए ब्रजेश जी, जो मूल मुद्दे से अगर भटकेंगे जी, सजीव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन को होए बेगही नाश। अगर हम फीडबैक कायदे से नहीं देंगे और न चीज़ों को सही बताएंगे, देखिए विभाग कहा जा रहा है कि विभिन्न विभाग, ये विभाग नहीं है। नगर विकास को एक स्वायत्त लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया था, ये अपने आप में सिटी गवर्नमेंट थी। आप उसको एक्चुअलाइज नहीं करोगे, ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। आप जिंदगी भर ऐसे चिल्लाते रहिएगा। नंबर 2, आप लोग क्या जानते हैं कि लखनऊ मेट्रोपॉलिटन सिटी है? किसी को ये पता चल रहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है? ये लीगली डिक्लेयर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी है और 2005 में डिक्लेयर हुई थी। आज तक यहाँ मेट्रोपॉलिटन बॉडी का गठन नहीं हुआ है, कोई उसका ऑफिस नहीं हुआ है, यहाँ वार्ड कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। ये सब संविधान में प्रोवाइडेड है। नंबर 3, आप क्या ये बता सकते हैं, यहाँ पे 650 म्यूनिसिपल बॉडी है। ब्रजेश जी, मेरा एक आपसे गेस करने का रिक्वेस्ट है कि यहाँ कितने इन्वायरमेंटल इंजीनियर होंगे नगर विकास विभाग में? 20-25 तो होने चाहिए। 20-25 भी क्यों, 650 है ना। आपके पास 5 या 6 हैं पूरे यूपी में। पहले ये बता दूं, आपको ताज्जुब होगा। दूसरा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये व्यवस्था है और प्रदेशों में कि जितने भी नगर निगम या नगर जिला नगर निगम से नीचे जो संस्थाएं हैं, उसमें एक एक इंजीनियर इन्वायरमेंट का, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, ये जरूरी है, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखता है। उत्तर प्रदेश में कोई इसकी चिंता नहीं की गई। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं एक्सपर्ट रखोगे तो एक ईओ बेचारा जो बीए में पास है, कारपोरेशन किस चिड़िया का नाम है फिर? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, उनको कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपके पास आता हूं। जी, गो अहेड बोलिए। वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर उनके पास मानव संसाधन नहीं है, सिटी गवर्नमेंट नहीं है, मेयर खाली पपेट बैठा हुआ है, और जबकि हम 20 देश घूम के आते हैं, पूरी दुनिया का अध्ययन करते हैं, यहाँ पढ़ाया भी जाता है। मेयर, न्यूयॉर्क का मेयर इज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन अमेरिका, टोक्यो का मेयर इज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन जापान, साउथ कोरिया का मेयर इज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ साउथ कोरिया। हमारे यहाँ तो हर प्रोग्राम में मेयर साहबान दिखते हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पर दिखते हैं, तो क्या ये अधिकार नहीं इनके पास? प्रथम नागरिक हैं। 5 साल सेक्रेटरी थे, चौथा एडमिन क्यों नहीं? यहाँ तो है वो जिले, वो कहते हैं ना शहर की चाबी, एक सिंबॉलिक की लिए रहते हैं कि साहब मेरा एक क्वेश्चन है, शहर की सौंप रहे हैं, अधिकार कोई नहीं। ये आलोक अवस्थी कुछ आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। क्यों अमेंडमेंट किया? 74वां संशोधन क्यों किया? आप आलोक अवस्थी की बात सुनने उसको लागू नहीं करना था। यस आलोक जी, गो अहेड। प्रकाश जी, मेरा एक प्रश्न है। आप पिछली सरकार में आप 5 साल लगभग बहुत मोस्ट पावरफुल आप सेक्रेटरी रहे अर्बन डेवलपमेंट के। जो आप सिटी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मेयरों को कह रहे हैं पपेट्स है, तो 74वां अमेंडमेंट क्यों नहीं आपने अपने समय पे लागू करवाया? ये ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? जरा मुझे इसका मैंने कोशिश की। आपने भी मेरी बात एक समर्थन किया था कि जो व्यवस्था में इंटरफेरेंस है, आप अगर फाइलों को जाकर देखेंगे तो 20 बार रिकमेंडेशन मैंने किया होगा, ये 20 बार रिकमेंडेशन किया होगा ये, मगर आपको सूट नहीं कर रहा था। ऑलराइट, यस, ओके। ओंकारनाथ सिंह इस पर कुछ इंटरवीन करना चाहते हैं। ओंकारनाथ जी को इस डिबेट में लाते हैं। मैंने बातें सुनी जी, सब लोगों ने अपने अपने तरह से दूसरों को एक तरह से क्रिटिसाइज करते हुए अपनी बात रखने की बात की।
मैं इस रैंकिंग से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लखनऊ बहुत अच्छा शहर है और जो इसमें कमियां हुई हैं ये प्रशासन की गलती से हुई है। अगर इंक्रोचमेंट हट जाए तो आज भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है, कोई ऐसी खराब व्यवस्था नहीं होगी। लखनऊ गिरा जा रहा है और कोई भी शहर में इंक्रोचमेंट अगर रोक दिया जाए तो आधी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। बाकी जो समस्याएं हैं वो दीर्घकालीन समस्याएं हैं। लखनऊ स्लम बनता जा रहा है सर। और मुझे 3-4 मैं जहाँ लखनऊ पर में अवैध रहता कॉलोनियां हो, लखनऊ स्लम बन गया है। कभी सुल्तानपुर तो ये रोड, किसकी कभी गलती है? फैजाबाद ये रोड, प्रशासन की गलती बनारस है। में चले जाइए, मेरठ चले प्रशासन की जाइए, गलती है। अवैध कॉलोनियां स्लम के शहर कहे कह तो जाते रहा हूँ हैं। ये प्रशासन की गलती है। ट्रैफिक प्रशासन- अरेंजमेंट देख लें, निकलने को प्रशासन रास्ता इसको नहीं मिलेगा रोकता, आपको। ये अगर रोकता प्रशासन तो किसी सूरत पे नहीं बन सकती थी। अवैध कॉलोनी शुरू हुई उसको जमात कर देना चाहिए था। जैसे ही इंक्रोचमेंट होता है सड़क में दुकान लगती है तो हटा देना चाहिए। जी। माननीय उच्चतम न्यायालय आप देखिए सुप्रीम हर कोर्ट काम ने जय कहा जयपुरिया है कि स्कूल रियल के सामने एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल जयपुरिया एग्जीक्यूटिव स्कूल के सामने आप सर लखनऊ ही सिर्फ इशू नहीं है रियल ना, एग्जीक्यूटिव इशू है। और भी शहर है। यस ब्रजेश शुक्ला जी, लग गए जिससे कोई सीमा देखिए अवैध निर्माण, अतिक्रमण, ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट और विजन का अभाव, ये है उत्तर प्रदेश के शहरों की समस्या। ये ब्रजेश जी ये समस्या इतनी लंबी है। आप देखिए कि सबसे बड़ी बात पहले एक तय हुआ था कि जब कोई विकास कार्य होगा तो सारे विभाग, संबंधित सारे विभागों की एक बैठक होती थी। उसमें ये बता दिया जाता था ये काम शुरू होने जा रहा है, आप लोग बताइए आपको तो कुछ। अब क्या होता है, एक सड़क खोदता है, एक सड़क बनाता है। आज सड़क बनी, चौथे दिन उसकी खुदाई शुरू हो जाती है। कोई तालमेल नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है। आप क्या केवल- सुझाव दोगे कि कोई एक अपेक्स बॉडी बने, जो दिवाकर त्रिपाठी जी ने डिमांड की है कि एक अपेक्स बॉडी बने जो सबको कोऑर्डिनेट करे, एक body हो- अर्बन डेवलपमेंट को भी, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग, अपेक्स बॉडी हेल्थ क्या जरूरत है डिपार्टमेंट, भाई? एजुकेशन डिपार्टमेंट, नहीं, सबको एक- कोऑर्डिनेट करे। जो अभी संविधान उन्होंने में भी प्रोवाइडेड कहा- है म्युनिसिपैलिटी नहीं, एक मेट्रोपॉलिटन कमेटी की बात जो कही है कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेट्रोपॉलिटन कमेटी की बात कही है उन्होंने, वो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन के लिए ही है। ऑलराइट, यस मोहम्मद हैदर जी। जी मैं ये कह रहा था कि आपने जो भी बिंदु उठाए हैं उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बिंदु और है, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। क्या हमारी महिलाएं शाम को घर से बाहर निकलने में अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? क्या हमारे शहर सेफ हैं? अगर इस पर आप थोड़ा मंथन करेंगे तो आप देखेंगे कि सागर जैसा एक शहर मध्य प्रदेश का नंबर 1 पे आया है। यद्यपि वो नहीं, हम लोगों ने हैदर साहब ये सुझाव दिया कि जो शहर टॉप किए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करें और वहां जाकर ये देखें कि वो क्यों नंबर 1 आए हैं, क्यों नंबर 2 की पोजीशन पे हैं और हम अपने यहाँ क्या बेहतर। बहुत देख और उन विभागों के सेकेंड इन कमांड को आप भेजें। श्री प्रकाश जी जो की उस मायूसी विभाग के क्यों अपने है? अधिकारी नहीं हैं, मैं उनको आपको एक भेजें। उदाहरण सिर्फ देता हूँ, प्रकाश एक जी सेकंड की लूंगा मायूसी खाली। क्यों है? ट्रांसफर हो जाता है, ब्रजेश ट्रांसफर लोगों को मत जी भेजें। एक लूंगा खाली। हाँ नोएडा में जी। मैं उस समय एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। नोएडा में हम अपने हिसाब से चाहते थे नक्शा पास हो जाए। सीईओ ने बुला के कहा आर्किटेक्ट से, प्लानर से कि भाई इनका काम आपको करना है। वो आई बेचारी लेडी अफसर थी, आई उसने कहा सिंह साहब मुझे सस्पेंड करा दो, लेकिन मैं टाउन करूंगी। प्लानिंग में ग्रेटर तो नोएडा का अब कोई इतनी जवाब ताकत होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑलराइट सहमत हूं। डीसी और मिश्रा उसने किया साहब, उसको, ओके नहीं किया उसने। डीसी मिश्रा जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। सर क्या जीवन जीने लायक शहर भी हम नहीं अपने यहाँ बना पाए सर यूपी में? ये किसका फर्ज है? सरकार का फर्ज है, आम नागरिक की भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है। नहीं, जब तक अब सरकार और नागरिक दोनों मिलकर नहीं काम करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं इंदौर की, सागर की, तो वहाँ के लोगों में भी काफ़ी कुछ सिविक सेंस है। अगर मैं इंदौर गया हूँ, मैंने पूरा भारत भ्रमण किया है। अगर आप बात करते हैं बॉम्बे के लोगों को बॉम्बे पे अपने गर्व है। यूपी के लोगों को यूपी के शहरों पर गर्व नहीं है। ये आप माने या ना माने, ये बहुत ही कम लोगों में है। अधिकांश लोग अपने शहर के प्रति कोई लगाव नहीं है, वो अपने में सेंट्रिक है, सेल्फ सेंट्रिक लोग हो गए हैं। ओके, अगर देखा जाए लोगों के सिविक सेंस के तो एसपी सिंह साहब इतनी मायूसी क्यों? उत्तर प्रदेश के और लोगों में आपको ये क्या लगता है कमी सिस्टम ठीक नहीं होगा? मायूसी इसलिए कि हमारा एसपी सिंह जी बोलिए। मायूसी की बात नहीं। जी। हमारा अधिकांश जितना भी प्लानिंग हाँ हाँ बोले आप एसपी सिंह आपने जी। मुझसे पूछा, सुन हाँ मैं लीजिए। आपसे पूछा हूँ जी। जो है बहुत छोटी सी चीज है, जी जरा सा पॉलिटिकल विल डेवलप करें, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं 74वें संविधान संशोधन को लागू करके देखें और चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा आपको। बहुत बहुत ये शुक्रिया। पूरे विश्व हम लोगों ने बहुत जगह घूमा है, देखा है। ओके ओके ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत आभार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने अपने बेहतरीन सुझाव उत्तर प्रदेश के शहरों के नवनिर्माण को लेकर आप लोगों ने दिए। बहुत आभार और आप सबका भी बहुत आभार और अभिनंदन। अपने शहरों को साफ खूबसूरत रखिए,
थोड़ा चलने और रहने लायक बनाइए। आप भी योगदान करिए, सरकारों के साथ मिलकर चलिए। हर चीज़ के लिए सिर्फ सरकारों की तरफ ही नहीं देखना चाहिए, आप भी अपना फर्ज एक अच्छे नागरिक की तरह निभाइए, तभी आप एक बेहतर शहर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।